सभी दर्शकों का अभिनंदन। नमस्कार। लोकसभा टीवी पर आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रतनपुर में नहीं थम रहा डायरिया, नेता मंत्री और अफसरों के दावे फेल, फिर मिले 1 दर्जन से अधिक मरीज। काम पर लौटे राजस्व अधिकारी, अल्टीमेटम कायम, मांगों पर सरकार से मिला आश्वासन। गुंडीचा मंदिर से भाई बहन के साथ श्री मंदिर लौटे महाप्रभु जगन्नाथ, रथ खींचने श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और पार्टी पर भरोसा जताने मतदाताओं का जताया आभार, भाजपा ने किया अभिनंदन। आइए अब सभी खबरें देख लेते हैं विस्तार से। उप मुख्यमंत्री के दौरे के अगले दिन ही रतनपुर में डायरिया पीड़ितों की संख्या बढ़ गई। इससे पहले कलेक्टर ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर नालियों के संपर्क वाले पानी की पाइपलाइन ठीक करने और डायरिया की रोकथाम करने सहित अधिकारियों को कई निर्देश दिए थे। इसके उलट स्थिति बिगड़ने लगी है। रतनपुर में डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है, जबकि कलेक्टर से लेकर नेता मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक यहां का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना है। स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को डायरिया की रोकथाम और मरीजों का बेहतर उपचार करने निर्देश दिया है। इसके बाद भी रतनपुर के दूसरे इलाकों में डायरिया फैलने से पीड़ित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोज पहुंच रहे हैं। मतलब जो दवा की मर्ज बढ़ता गया। जिले का स्वास्थ्य महकमा, रतनपुर नगरपालिका और कोटा के आला अधिकारी सभी मिलकर क्षेत्र में डायरिया फैलने से रोक नहीं पाए हैं। सबसे पहले महामाया वार्ड क्रमांक 3 में रहने वाले दर्जनों लोगों को उल्टी दस्त लगने पर सामुदायिक अस्पताल लाया गया था। पिछले 5 दिनों में 110 डायरिया पीड़ित को उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव के दौरे के अगले दिन सोमवार को 16 नए मरीज मिलाकर इस समय कुल 24 डायरिया पीड़ितों का भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। इसके लिए अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ा दी है। यहाँ पर जो पहले महामाया चौक में इस पे प्रारंभ होता था, यहाँ थोड़ा कम हो गया है। छिटपुट इधर मोहल्ले से हो रहा है। अभी जो मदनपुर है वहाँ से मैक्सिमम केस यहाँ आ रहे हैं, और इसी रानी गांव है और आसपास के गांव से भी आ रहे हैं। और तो मदनपुर से यहाँ पर ज़्यादा मरीज यहाँ पर आ रहे हैं। अभी जब एकदम अचानक बढ़ जाते हैं ना, जब पूरा बेड फुल रहता है तो इमरजेंसी में ये शुरुआत में करना पड़ता है, तो किए थे यहाँ पर। धीरे धीरे उसको जैसे ही खाली होता है उसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। नहीं, हम लोग स्टाफ आसपास के जितने भी थे उनको भी यहाँ लगाए हैं। सिम से भी जो यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट रहते हैं उनका भी यहाँ पर ड्यूटी लगा था, जो अभी गए हैं। तो कोशिश तो कर रहे हैं कि भरपूर मात्रा में आ जाए। यहाँ की स्टाफ भी जो ये थे डॉक्टर जो दूसरे पदस्थ थे उनका भी ड्यूटी यहाँ पर लगाए हैं। दूषित पानी पीने से रतनपुर में डायरिया फैलने की जानकारी मिली है। बताया जाता है नगर में ज्यादातर वार्डों में बिछाया पाइपलाइन 25 से 30 साल पुराना होने से इसमें जंग लग चुका है। नालियों के संपर्क में आकर टूटी और लीकेज पाइप के रास्ते घरों में दूषित जल पहुंच रहा है। अध्यक्ष घनश्याम रात्रे को पाइपलाइन बदलने और जरूरत के अनुसार इसमें सुधार करने कहा था। इसके बाद भी नए मरीज मिलने पर साबित होता है कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानीकर की रिपोर्ट। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री अरुण साव ने रतनपुर के सामुदायिक अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने भर्ती डायरिया पीड़ित मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और इलाज की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी मरीजों का बेहतर इलाज करने डॉक्टरों को निर्देश दिया। श्री साव डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी ली। चिकित्सा व्यवस्था के साथ प्रभावित क्षेत्रों में डायरिया के नियंत्रण पर चर्चा की। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे, एसडीएम युगल किशोर उर्वशा, बीएमओ मिथिलेश गुप्ता, तहसीलदार पंकज सिंह, अस्पताल प्रभारी विजय चंदेल उपस्थित थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में डायरिया के 31 पेशेंट अभी भर्ती हैं। क्षेत्र के आसपास के गांवों में डायरिया का प्रकोप हुआ था, रतनपुर शहर में भी हुआ था। स्थिति अब बहुत हद तक नियंत्रण में है। प्रशासन की टीम घर घर जाकर सर्वे भी कर रही है और मरीजों को चिन्हित कर हॉस्पिटल लाकर उनके इलाज किए जा रहे हैं। बचाव के जो उपाय है, पानी की जांच करना, साफ सफाई इसकी चिंता करना, ये सब हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी डायरिया का प्रकोप रुकेगा। बिलासपुर से कोरबा और रायगढ़ रूट में ट्रेन सुविधा नहीं मिलने से यात्री परेशान हो सकते हैं। रेलवे
ने अकलतरा नैला सेक्शन में साइडिंग कनेक्टिविटी और ऑटो सिग्नलिंग का काम शुरू कर दिया है। इसके कारण 16 ट्रेनों के पहिए थमे रहेंगे, वहीं 5 ट्रेनें जोनल स्टेशन में ही समाप्त हो जाएगी। अभी रेलवे का फोकस अधोसंरचना विकास से जुड़े कार्यों को पूरा कराने में है। ये तभी संभव है जब ट्रेनों को रद्द किया जाए। यात्रियों को होने वाली परेशानी को रेल प्रशासन नहीं समझ रहा है, लेकिन बेहतर और समय पर ट्रेनों का परिचालन के लिए ऐसा करना जरूरी है। ऑटो सिग्नलिंग ऐसा कार्य है, इससे सेक्शन की क्षमता बढ़ जाती है, एक साथ 3 ट्रेनें चलाई जा सकती है। बदलते मौसम में महंगी सब्जियों ने रसोई का जायका बिगाड़ दिया है। हरी सब्जियों समेत आलू, टमाटर, प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। बारिश के मौसम में सब्जियों का उत्पादन कम हो जाता है, इसलिए इसकी आवक में कमी हो गई है। इस वजह से सब्जियों के दाम ऊंचे हो गए हैं। कुछ दिनों पहले 60 से 100 रुपए तक टमाटर की बिक्री की गई, जबकि बाकी सब्जियों के दाम भी फिलहाल ऊंचे चल रहे हैं। आगामी दिनों में सब्जी विक्रेताओं के अनुसार इसके रेट और बढ़ सकते हैं। राजस्व सचिव से मांगों को लेकर आश्वासन मिलने के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। सोमवार से सभी तहसील कार्यालय में काम पर लौट आए। संघ के प्रांताध्यक्ष नीलमणि दुबे ने कार्यकारिणी के साथ राजस्व सचिव से मुलाकात की और अपनी मांगों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद प्रांताध्यक्ष ने अपने संघ को बताया कि उनकी मांगों पर जो है डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन 50-50 और नायब तहसीलदारों को राजपत्रित बनाए जाने को लेकर राजस्व सचिव ने फाइल आगे बढ़ा दी है। 19 तारीख तक मांगे पूरी नहीं किए जाने पर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ निःशक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ ने 10 वर्षों से अधिक सेवा अवधि वाले कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि दर में संशोधन करने मांग की है। वर्ष 1988 से दैनिक वेतन भोगी पर कार्यरत कर्मचारियों को वर्ष 2004 के बाद नियमित किया गया है। प्रदेश के वित्त विभाग ने इनकी सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम पेंशन 7,750 रुपये तय किया है, जबकि 10 वर्ष के सेवाकाल से अधिक वाले कर्मचारियों का भी न्यूनतम पेंशन गणना इसी आधार पर करने को उचित नहीं माना है। पेंशन वृद्धि दर में संशोधन कर इसे बढ़ाने मांग की है। हम लोग वर्ष 1980, 85, 88 से नियमित कर्मचारी हैं, जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2004 के बाद नियमित किया गया। लेकिन इस नियमितीकरण के तहत पेंशन की पात्रता नहीं है हम लोगों को। शासन द्वारा पेंशन जो दैनिक वेतन भोगियों का जो बनाया गया है वो 7,750 रुपया और प्लस आज जो डीए है वो ऐसा मिला के लगभग 12,000 भी नहीं हो रहा है, 11,700 कुछ के आसपास। 86-87 काम कर रहे हैं तो रिटायर हो रहे हैं तो ग्रेजुएटी तो 86-87 से मान के दे रहे हैं। तो हमारा कहना है हमारा पेंशन भी पुराना मान के दिया जाए। तो ग्रेजुएटी दे रहे हो तो पुराना कर्मचारी मान के दिया जा रहा है, तो पुराना कर्मचारी मान के ही पेंशन दिया जाए ताकि हम अपने परिवार का जीवन यापन सरलता से निपटा सकें। वेतन में कटौती करने का आरोप लगाते हुए शासकीय शराब दुकानों की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। सुरक्षा गार्ड बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। यहां उन्होंने आवेदन में बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा उनका मासिक वेतन ओटी समेत 22,861 रुपए निर्धारित किया है, लेकिन ईगल हंटर सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा उन्हें 10,700 रुपए दिया जाता है। इसके अलावा वर्दी के लिए अलग से रुपए की जो है वो कटौती कर ली जाती है। प्रभावित सुरक्षा गार्ड के सदस्यों ने बताया कि 3 माह हो गए उनका पीएफ राशि जमा नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा तय 8 घंटे के स्थान पर कंपनी उनसे 12 घंटे ड्यूटी ले रही है। शिकायत पर शीघ्र कार्यवाही करने जिला प्रशासन से मांग की है। ₹22,861 जो कि हम लोग को 10,773 रुपये ही मिल रहा है। और सुपरवाइजर, मल्टी और सेल्समैन का पेमेंट बढ़ा हुआ है, उन लोग को मिल चुका है इस महीने से, लेकिन हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग सिक्योरिटी गार्ड हैं शराब दुकान के। हम कहते हैं कि हमको मिलना चाहिए, पीएफ भी कटना चाहिए 3 महीने का, और जो 22 नहीं रेगुलर भी ना करे तो 22,861 रुपये तो मिलना ही चाहिए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ 9 दिनों बाद मौसी मां के घर से सोमवार को अपने मंदिर लौट आए। उनकी बहुड़ा यात्रा रेलवे परिक्षेत्र से होकर उसी रास्ते लाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान को
मंदिर प्रवेश कराया। रेलवे परिक्षेत्र स्थित जगन्नाथ मंदिर में सोमवार को भक्तों की भीड़ जुटी रही। श्रद्धालु महाप्रभु भगवान की सवारी को मौसी मां के घर से वापस श्री मंदिर लेकर पहुंचे। बहुड़ा यात्रा में मंदिर के ही वरिष्ठ कमेटी के पदाधिकारी आर सवाई ने अतिथि और राजा के रूप में शामिल होकर छेरा पहरा किया, साथ ही भक्तों के साथ मिलकर रथ खींचा। इसके साथ ही श्री मंदिर के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर रेलवे परिक्षेत्र सहित शहर से बड़ी संख्या में लोग रथ खींचने के लिए आगे आए। रथ यात्रा मौसी मां के मंदिर से काली मंदिर, जीएम कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, जगमल चौक, इंदिरा गांधी चौक, तारबहार चौक होते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंची। इसके साथ ही मंदिर से भगवान के मौसी मां के घर जाने के बाद से बंद हुए मंदिर के पट फिर से खुल गए हैं। वहीं उड़ीसा समाज भगवान स्थित मौसी मां के घर चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी विराम लग गया। बहुड़ा यात्रा के अवसर पर मंदिर में भगवान को 56 भोग अर्पित किया गया। इसके साथ 56 प्रकार के व्यंजन के साथ ही विशेष खिचड़ी, पकवान और मिठाई का भोग लगाया गया। इसके बाद मंदिर में उपस्थित भक्तों को भी प्रसाद के रूप में इन व्यंजनों का वितरण किया गया। सभी ने उत्साह से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। प्रभु जगन्नाथ 9 दिन अपने मौसी के घर वास करके वापस अपने मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। इसमें वापस रथ में सवार होकर शहर में भ्रमण करते हुए वापस अपने घर पहुँचेंगे। घर पहुँचने के मंदिर पहुँचने के बाद अब चूँकि उनकी पत्नी उनसे नाराज़ हैं, माँ लक्ष्मी नाराज़ हैं, पहले उन्हें मनाया जाएगा। मनाने के लिए वो यहाँ से रसगुल्ले लेते हुए जाएंगे अपने पत्नी के लिए, और उसके बाद जब अंदर आएंगे तो उनका एक विशेष रूप में आप उनके दर्शन करेंगे। सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे आने से। वही तो बहुत साल से आ रहे हैं हम भी। और क्या कहना यात्रा को लेकर कैसा उत्साह है, किस तरह की भीड़ भाड़ है? बहुत अच्छा उत्साह, सब उमंग से रहते हैं, सब अच्छे से करते हैं। जगन्नाथ भगवान आज मौसी घर आए थे और अपना मंदिर शिव मंदिर जा रहे हैं। मौसी के वहाँ गुंडीचा माता के पास आए थे। हम लोग बहुत दिन से देखते आ रहे हो, यहाँ देखने से यहाँ जो पूजा मनोकामना करने से पूरी होता है। हर देशवासी आके, बिलासपुर का सब कोई आके यहाँ पर ये करते हैं। 9 दिन यहीं पर रहते हैं मौसी के वहाँ। 8 दिनों तक मौसी मां के घर में रहने के दौरान श्री मंदिर के पट बंद थे, लिहाजा घंटियां भी सुनाई नहीं दे रही थी। मंदिर के पट खुलने एवं तीनों विग्रह की पुनर्स्थापना के बाद एक बार फिर घंटियों की गूंज से आसपास का वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके साथ ही प्रतिदिन होने वाला पूजा पाठ का सिलसिला भी शुरू हो गया। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून ब्रेक की स्थिति अब खत्म हो गई है। अगले 5 दिनों तक प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मंगलवार को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, जबकि 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने और भारी वर्षा होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या फिर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। एक निम्न दाब का क्षेत्र 19 जुलाई को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना बताई है। इस साल राज्य में अब तक हुई बारिश औसत है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। शासन के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा एकत्र जानकारी के मुताबिक 1 जून से अब तक राज्य में 248.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 15 जुलाई तक 1.5 महीने में बीजापुर जिले में सर्वाधिक 410.7 मिलीमीटर और सरगुजा जिले में सबसे कम 135.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। 322.8 मिलीमीटर के साथ बिलासपुर जिला वर्षा मामले में संतोषजनक स्थिति में है। बारिश नहीं होने से जिले का तापमान बढ़ रहा है। गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। जिले के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जबकि न्यूनतम तापमान स्थिर बना हुआ है। आसमान में बादल छाते हैं, लेकिन बिना बरसे ही वो लौट जाते हैं और कई स्थानों पर खंड वर्षा हो रही है। सुबह तेज धूप निकली, उमस भी बनी रही। हल्के बादल कुछ देर के लिए छाए रहे, लेकिन फिर भी तेज धूप और उमस से लोग परेशान हुए। दोपहर बाद कुछ मौसम बदलने से लोग जो है राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन
जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, तेज धूप से बचने के लिए लोग अलग अलग उपाय करते भी देखे जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 35 पर पहुंच गया है। वहीं रात के समय न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव न होकर ये 28 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता अभिनंदन समारोह आयोजित कर आभार प्रकट किया जा रहा है। सोमवार को बिल्हा विधानसभा के मतदाताओं का अभिनंदन किया गया। त्रिवेणी भवन में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह शामिल हुए। उपस्थित मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा, मोदी सरकार के कार्यों से देश लगातार उन्नति कर रहा है। बिलासपुर के विकास के लिए भी राज्य सरकार की योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। भाजपा की सफलता के लिए पार्टी नेताओं ने मतदाताओं का आभार जताया। मैं सारे मतदाता भाई और बहनों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, अगर हम आजादी के बाद हमारे देश की आज 2024 तक की जो यात्रा है हमारे देश की, उसका अगर हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि जब जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब तक इस देश का स्वर्णिम काल अगर नहीं किसी के समय में रहा है। इधर कानन पेंडारी जू का नाम आते ही उछल कूद करते वन्य प्राणियों का दृश्य सामने आ जाता है। ये नज़ारा पर्यटकों की आंखों को सुकून देता है। वन्य प्राणियों के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मापदंडों के अनुसार केज का निर्माण किया गया है। केज 2 तरह के हैं, एक कमरे का केज है और दूसरे को खुला केज कहा जाता है, जहां वन्य प्राणी पर्यटकों को नजर आते हैं। इस केज में पानी का इंतजाम है और कुछ वृक्ष भी है। हालांकि वृक्ष कम है, जिसके कारण उन्हें प्राकृतिक रहवास का एहसास नहीं हो पाता। ये कमी अधिकांश केज में दिखाई दे रही है। इसे दूर करने के लिए जू प्रबंधन ने पौधरोपण की योजना बनाई है। हालांकि पहले छायादार पौधे लगाने के लिए विचार बनाया गया, जिसके बाद इसे बदलकर फलदार पौधे लगाने पर सहमति बनी है। फलदार प्रजातियों के पौधे चीतल, नीलगाय, सांबर जैसे शाकाहारी वन्य प्राणियों के केज में लगाए जाएंगे, ताकि जब पौधे वृक्ष बनकर फल देने लगे तो उनकी पत्तियों और फलों का वो स्वाद ले सके। अचानकमार टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत शिवतवराई और अचानकमार के बीच स्थित बारी घाट में सर्व सुविधा युक्त टेंट बनाया जाएगा। इससे उन पर्यटकों को सबसे ज़्यादा लाभ होगा जो ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं। टेंट में जो है वो बड़े आराम से रुक सकते हैं। यहाँ आराम करने के लिए बेड, शौचालय सहित घर की दूसरी जो सुविधाएं होती हैं वो दी जाएंगी। ATR के भीतर 2 जोन होता है, एक कोर जोन जो बेहद संवेदनशील होता है, इसलिए नियम शर्तों की बाध्यता रहती है। केवल 20% क्षेत्र में भ्रमण कराया जाता है, लेकिन बफर जोन में इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई जाती। यही वजह है कि ATR प्रबंधन बफर जोन में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। कुछ साल पहले बफर जोन में ही भ्रमण मार्ग बनाया गया है, जहां सभी पर्यटकों को सैर भी कराई जाती है। ATR प्रबंधन की बफर जोन के लिए कई योजनाएं हैं, जिसे धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के देवरी चिचोली पिकनिक स्पॉट में बिलासपुर सरकंडा के एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। उसकी लाश अगले दिन शाम को मिली। बताया जा रहा है कि बिलासपुर के आधा दर्जन युवक पिकनिक मनाने देवरी आए थे। एक युवक शिवम यादव नहाते समय नदी के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही बलौदा के नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी अशोक वैष्णव सहित पुलिस अफसर और कर्मचारियों की टीम युवक की तलाश में जुट गई, लेकिन रात अधिक होने के कारण युवक को ढूंढना मुश्किल हो गया था। पुलिस ने बिलासपुर से SDRF की टीम ने 10 घंटे कड़ी मशक्कत की और इसके बाद शिवम यादव का शव गहरे पानी से ढूंढ निकाला। अभियान के दौरान प्रशासन का अमला और बड़ी संख्या में लोग नदी के आसपास खड़े थे। पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 2 कबाड़ियों के कब्जे से 5 क्विंटल कबाड़ जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकंडा पुलिस को सूचना मिली कि बसंत विहार चौक के पास स्थित कबाड़ी की दुकान पर चोरी का माल खपाया जा रहा है। इस पर पुलिस की टीम ने कबाड़ी के ठिकाने पर दबिश दी और अलग अलग साइज के लोहे के पाइप, राड और अन्य सामान जब्त किया। शिव कुमार चंद्रवंशी ने दस्तावेज पेश नहीं किया। चोरी की
सामान की आशंका में कबाड़ जब्त कर लिया है और कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। इसी तरह कोतवाली पुलिस ने खपरगंज नटराज स्टेशनरी गली में मोहम्मद इरफान की दुकान में दबिश दी। यहां पुलिस को वाहनों के पहिए, कार का रेडिएटर, कटर, वाहन के इंजन, एल्युमिनियम तार जब्त किया है। पुलिस ग्राउंड के सामने रहने वाले टायर व्यवसायी नीलेश टांग के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता के अनुसार वो 28 जून को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर महाराष्ट्र से वापस लौट रहा था। तभी कार में उन्होंने पेट्रोल भराया। वापस बिलासपुर पहुंचते ही उनके खाते से किश्तों में 30,000 रुपये ऑनलाइन कट हो गए, जिसका मैसेज भी उन्हें नहीं आया। इस वजह से उन्हें घटना के 4 दिन बाद ऑनलाइन ठगी की जानकारी लगी। पुलिस ने शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। रात के पेट्रोल डलाएं अपन 3100 रुपये का नागपुर के आसपास। वहाँ से पेट्रोल पंप से निकले हैं तो रात के 12 बजे के बाद पैसा कटना चालू हो गया। पहले 2,000, 2,500 कटा, फिर 5,000 कटा, फिर 6,000 कटा। ऐसे कटते 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 पूरा कम कटते गया पैसा। कब पता चला आप लोगों को? हम लोग तो उस टाइम अकाउंट चेक नहीं किए थे, ना मैसेज आया, पता नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ, मैसेज भी नहीं आया मोबाइल में। फिर जब 2-3 दिन बाद मोबाइल चेक करे पैसा डालने के लिए किए तो उसमें 0 बैलेंस, तो फिर चेक करे खोल के तो पैसा कट गया। कितना पैसा कटा? वो 30,000 के आसपास का कुछ कटा है।